संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के ढांचे को जानने के बाद कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, किस रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यदि मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मानव शरीर की, तो उसके विभिन्न अंग हैं। कुछ अंग किसी हिस्सों से जुड़े हैं, कुछ अंग किसी हिस्से से जुड़े हैं, कुछ अंग कई हिस्सों से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये जो पूरा चार्ट आप देख रहे हैं, ये भी समझ लीजिए एक शरीर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का शरीर और उसके विभिन्न अंग। इसका ताना बाना कैसे बना हुआ है ये आपने देख लिया। अब हम इनको लेकर थोड़ा आगे चलते हैं और इनके विभिन्न अंगों की जो शक्तियां हैं, इनके विभिन्न अंगों के जो अधिकार हैं, इनके विभिन्न अंगों के जो कार्य क्षेत्र हैं, उसके बारे में थोड़ा जानें। सबसे पहला तो महासभा का जो वर्णन है या उसके जो कार्यक्षेत्र का वर्णन है, वो मूल रूप से चार्टर की धारा 10 से 17, किस धारा से किस धारा, आर्टिकल 10 टू आर्टिकल 17, जिसमें उसके क्या क्या कार्य दिखाए गए हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा पर विचार, इसका कार्यक्षेत्र सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसी उद्देश्य से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर इसकी स्थापना हुई है। तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इस कार्य के लिए विशेष रूप से इसकी स्थापना हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के तहत जो इसका पहला मुख्य कार्य है, हम उसको और सब पार्ट में बांट सकते हैं, जिसमें एक है विश्व शांति व सुरक्षा। ये विश्व शांति और सुरक्षा का दायित्व वैसे तो सुरक्षा परिषद का है, परंतु महासभा भी इन समस्याओं पर विचार करती है। निशस्त्रीकरण, शस्त्र संबंधी नियम और सुरक्षा संबंधी जो प्रस्ताव इस महासभा में आते हैं, सुरक्षा संबंधी जो सिफारिशें आती हैं, उसे उस सुरक्षा परिषद को भेजती है। कौन? महासभा भेजती है। वास्तव में परिषद ही महासभा से प्रार्थना करती है कि इन विषयों पर विचार करें। प्रस्ताव तो जाता है महासभा में आए हुए सदस्यों के द्वारा, फिर वो सुरक्षा परिषद जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुरक्षा परिषद स्वयं महासभा से अनुरोध करता है कि इन प्रस्ताव के औचित्य पर विचार करें और निष्कर्ष बताएं, और उसके बाद फिर सुरक्षा परिषद अपना निर्णय लेता है। सदस्य राष्ट्रों को यह भी अधिकार है कि वे अपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव रखें, और ऐसा एक प्रस्ताव, शांति के लिए एक प्रस्ताव कभी भेजा भी गया था 1950 में। तो ये तो एक इसका काम हो गया विश्व शांति और सुरक्षा को। दूसरा इसका कार्य है बजट तैयार करना। इतनी बड़ी जो वैश्विक संस्था है, जिसके इतने सारे अंग हैं, हर अंगों में कितने कर्मचारी, कितना खर्च, कितना बजट, कितना आय व्यय, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न देशों से लिए हुए कर्मचारी, इनका एक बजट तो होना चाहिए। तो कितना खर्च है, कितनी आय है, कितना व्यय है, कितनी आय होनी चाहिए, सदस्य देशों को कितना योगदान देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को चलाने के लिए जो खर्च की ज़रूरत है, जो पैसे की ज़रूरत है, कौन देगा? सदस्य देश ही देते हैं। तो कौन देश कितना देगा, इसका निर्धारण भी महासभा करती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का दूसरा कार्य है बजट तैयार करना, आर्थिक व्यवस्था का संचालन करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, और उस आय का बंटवारा, व्यय का बंटवारा भी महासभा करती है। किस देश पर या किस कार्य पर कितना खर्च होगा, किसी कार्य पर कितना खर्च होगा, ये भी तय महासभा ही करती है। इसके बाद अगला कार्य है नियुक्तियां करना, जिसके बारे में जिक्र कर चुका हूँ। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति, आर्थिक सामाजिक परिषद के 8 सदस्यों की नियुक्ति, संरक्षण परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति,
सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिवों की नियुक्ति, और इस प्रकार इन नियुक्तियों का जिम्मा भी महासभा पर है। अगला जो इसका कार्य है वह है संशोधन। चार्टर बना 1945 में, अटलांटिक चार्टर। सैन फ्रांसिस्को पे 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। उसी के 2 वर्ष बाद भारत का संविधान बना 1947 और लागू हुआ 1950 में। संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हम मान लीजिए 5 वर्ष बाद भारत का संविधान बना। 1945 में यूएनओ का चार्टर और 1950 में भारत का संविधान। भारत के संविधान में जो एक देश का संविधान है उसमें 100 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन से अर्थ है बदलाव, किसी कानूनी मुद्दे पर बदलाव। जैसे एक बदलाव हुआ था कि विवाह की आयु, न्यूनतम आयु, जब संविधान बना था उस समय 14 वर्ष थी, फिर 18 वर्ष की गई, अब 21 वर्ष है। समय के साथ बदलाव की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे बदलाव जरूरत होती है। तो एक अच्छा संविधान वो है जिसमें बदलाव का प्रावधान हो, और ऐसे बदलाव जो कानून के कुछ हिस्से को बदलने के रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संशोधन। तो इस प्रकार चार्टर में संशोधन का अधिकार भी महासभा को है। अर्थात चार्टर में दिया हुआ है कि 5 स्थायी सदस्य होंगे। यदि 6 स्थायी सदस्य करना हो, 1 स्थायी सदस्य बढ़ाना है, तो उसका अनुमोदन कौन करेगा? उसका प्रस्ताव भी महासभा में ही रखा जाएगा, उसका अनुमोदन भी महासभा के द्वारा होगा। यदि सुनिश्चित करना है कि ये 10 सदस्यों के बदले अब 15 सदस्य होंगे सुरक्षा परिषद में, तो इसका निर्णय कौन लेगा? महासभा। और ये एक तरीके का संशोधन है। तो चार्टर में संशोधन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की महासभा के द्वारा होता है, बशर्ते 2/3 सदस्य उस संशोधन पे सहमति दें। कितने? 2/3 सदस्य। 2/3 से कम होने पर यह संशोधन पारित नहीं माना जाएगा। संशोधन के अधिकार के बाद ये भी जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विभिन्न अंगों की शक्तियों और कार्य क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है। आपने जो चार्टर देखा, ये जो ग्राफिक देखा आपने, जिसमें विभिन्न अंगों को बताया गया है, और इसमें एरो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे इस संस्था का ताना बाना बना गया है। तो इनमें नियंत्रण रखना, इनकी सीमाएं तय करना और इनका कार्यक्षेत्र तय करना, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार श्रमिक कल्याण को प्रोत्साहन देना, मजदूरों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग आदि के कार्यक्रम लगाना, ये सब भी महासभा का कार्यक्षेत्र है। ये सब भी महासभा के कार्यक्षेत्र के दायरे में आता है। यद्यपि महासभा के निर्णय, सुझाव, महासभा के द्वारा जो बातें कही जाती हैं वो निर्णय या सुझाव के रूप में होते हैं और वे बाध्यकारी शक्तियां नहीं रखते, फिर भी उनके पीछे विश्व जनमत की नैतिक शक्ति होती है। समझने की कोशिश करें। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी तरह का निर्णय लेता है, किसी तरह का प्रस्ताव रखता है, सुझाव रखता है, तो उनके पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो किसी देश को बाध्य कर सके उसके पालन अनुपालन में, क्योंकि उन्हें सुनिश्चित करना है कि उनकी बाध्यता कहीं अशांति पैदा ना कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात तय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित सुझाव, जिन्हें कम से कम 2/3 देशों का समर्थन है, ऐसे सुझाव एक तरीके से विश्व जनमत की नैतिक शक्ति का काम करते हैं। मॉरल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, मॉरल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, उसकी तरह का काम करते हैं। तो महासभा एक बहुत अहम संस्था है। महासभा को जानने के बाद
दूसरी संस्था जिसका बारंबार जिक्र हुआ है वह है सुरक्षा परिषद, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में मैंने कई बातें कर दी, उसे बिना दोहराते हुए मैं कुछ आगे बढ़ूंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल इतनी महत्वपूर्ण संस्था है यूएनओ की कि उसे हम कह सकते हैं संयुक्त कुंजी, चाबी। इट इज़ की ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो चाबी है, ऐसा अंग है जो यूएनओ की चाबी है। क्योंकि यूएनओ का मुख्य कार्य तो सुरक्षा है और सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है। 15 सदस्य, अस्थायी, स्थायी, 2 वर्ष का कार्यकाल, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाने रखना, विवादों को शांतिपूर्ण निपटाना, अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करना, ये सुरक्षा परिषद के कार्य। अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना, ये उसका कार्य है। हम सुरक्षा परिषद के कार्यों को, उसके कार्यक्रम को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रोसीजरल, यानी प्रक्रिया संबंधी कार्य, और दूसरा है सब्सटेंटिव, यानी महत्वपूर्ण कार्य। एक कार्य प्रक्रिया संबंधी, दूसरा कार्य सब्सटेंटिव। प्रक्रिया संबंधी कार्यों में आपको ये जानना चाहिए कि कोई भी 9 सदस्य यदि किसी बात पर सहमत होता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकृत माना जाता है, कोई भी 9 सदस्य। लेकिन अन्य मामलों में 9 सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट में 5 सदस्यों का स्वीकारात्मक वोट अनिवार्य है। जो देखिए, 2 तरीके के कार्यक्षेत्र हैं। एक तो प्रोसीजर, जो एक तरीके से प्रक्रिया के संबंध में यदि कुछ सहमति चाहिए तो 15 में से 9 सदस्य सहमति दे दें तो वो प्रस्ताव पारित है। कहाँ? सुरक्षा परिषद में। लेकिन प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव के अतिरिक्त जो भी अन्य प्रस्ताव हैं, जिसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव की श्रेणी में रखा जाता है, वे तभी पारित माने जाते हैं जब 9 सदस्य उसकी सहमति दें, पहला। दूसरी शर्त है उन 9 सदस्यों में 5 स्थायी सदस्यों की भी सहमति शामिल हो। यदि इन 5 स्थायी सदस्यों में से किसी भी एक ने इस प्रस्ताव में निषेधाधिकार का उपयोग किया तो 15 में से 14 सदस्यों के द्वारा पारित प्रस्ताव भी रद्द माना जाएगा। यही कहलाता है निषेधाधिकार, यही कहलाता है वीटो। यदि कोई, और इसमें क्या होता है कि स्थायी सदस्य अपने मत का प्रयोग नहीं करता तो वो निषेधाधिकार हो जाता है। अगर स्थायी सदस्य ने किसी प्रस्ताव के मत में विरोध दिया तो वह निषेधाधिकार या वीटो कहलाता है। और ये वीटो वाली जो अधिकार हैं, ये कई जगहों में इसका उपयोग होता है। कई समितियां ऐसी बनाई जाती हैं जिसमें अध्यक्ष को, समिति के अध्यक्ष को वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के कार्यों को हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक तो प्रक्रिया संबंधी और एक महत्वपूर्ण कार्य, और दोनों में अंतर जाना। हम थोड़ा सा इनको बिंदुवार इनके कार्यों को बांट लें और बेहतर समझ के लिए। पहला है, इसका जो कार्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। किसी विवाद से खतरा उत्पन्न हो तो दोनों पक्षों में विवाद को वो सबसे पहले बातचीत के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से, समझौते के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से उलझाने का प्रयास करता है। और यदि असफल हो तो सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग भी करने का अधिकार है। मैं पुनः दोहरा दूं, पहले ये मध्यस्थता, बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की कोशिश करता है देशों के बीच के विवादों का। यदि ऐसा नहीं है तो शांति कहीं भंग ना हो जाए, इसलिए वह कई बार सशस्त्र सेनाओं का प्रयोग करने के लिए भी विवश हो जाता है। और ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ के गत 75 वर्ष के इतिहास में कई बार हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी संयुक्त सेना
भेजनी पड़ी है। ये जो सेना होती है, ये सेना किसी एक देश की नहीं होती। इस सेना में किसी एक देश के सैनिक और अधिकारी नहीं रहते। ये हमेशा संयुक्त सेना होती है, जिसमें विभिन्न देशों के सैनिक समाहित रहते हैं। सुरक्षा परिषद तय करता है कि किन देशों के सैनिक इसमें आए और कितनी संख्या में आए। लड़ाई का स्तर कितना ऊंचा हो, कितना युद्ध किस स्तर का हो, ये संयुक्त सेना सुरक्षा परिषद के अंतर्गत तय करती है और कार्रवाई करती है। और ऐसी संयुक्त सेना के द्वारा कार्रवाई किए जाने के हमारे पास कई उदाहरण हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लें कि ये शांति सुरक्षा। दूसरा, झगड़ों की छानबीन करना और उसकी जांच करना। यदि किसी देशों के बीच में किसी तरह के झगड़ा है तो उनकी छानबीन करता है, उसकी जांच करता है और सुरक्षा भंग होने की संभावना होने पर और गहराई से उस पर अध्ययन करता है। इस विषय में वो महासचिव की भी सहायता ले सकता है और इसकी रिपोर्ट जो है, ऐसी छानबीन की रिपोर्ट सुरक्षा परिषद किसे भेजता है? महासभा को भेजता है, उनके निर्णय के लिए, उनके विवेक के लिए। तीसरा जो कार्य है उसका वह है निर्वाचन संबंधी। मैंने आपको बताया कि किसके निर्वाचन के लिए सुरक्षा परिषद की आवश्यकता होती है। पहला, वो 10 अस्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य, कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए भी सुरक्षा परिषद की सहमति जरूरी है, बशर्ते महासभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करे। और सुरक्षा परिषद की सहमति जरूरी है, इससे मेरा तात्पर्य है कि वे 5 स्थायी सदस्य इसके पक्ष में मत करें। किसी देश की सदस्यता के पक्ष में या निष्कासन के मुद्दे पर इन 5 सदस्यों की सहमति जरूरी है, क्योंकि ये मामला, ऐसा मामला सुरक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में आता है, प्रोसीजरल प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो इस प्रकार ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सुरक्षा परिषद कितना अहम है। इसके बाद नियुक्तियों में भी सुरक्षा परिषद के अधिकार आप जानिए। बताया गया है महासचिव की नियुक्ति के लिए सिफारिश कौन करता है? सुरक्षा परिषद करती है और उसके लिए महासभा 2/3 बहुमत से अनुमोदित करती है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी सिफारिश करती है महासभा को और नियुक्तियां करती हैं। सिफारिश यानी एक तरीके से रिकमेंडेशन, वहीं से उनके नाम आते हैं महासभा को, जिस पर महासभा अनुमोदन करती है या परिवर्तन करती है, जैसा उचित करे समझे वैसा निर्णय लेती है। पर इसकी प्रस्तावों की शुरुआत कहाँ से होती है? सुरक्षा परिषद से। अगला इसका जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वह है नियुक्तियों के बाद चार्टर में संशोधन। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि संशोधन क्या है और संशोधन क्यों जरूरत पड़ती है। अब ये जान लीजिए कि इसमें संशोधन के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के सामान्य सम्मेलन द्वारा संशोधन किया जाता है, लेकिन ये संशोधन तभी क्रियान्वित होते हैं जब सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्य, यानी वो 5 सदस्य और महासभा के 2/3 सदस्य इस पर सहमत हों। मैं बार बार इस बात को दोहरा दूं कि मात्र महासभा के 2/3 नहीं, बल्कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों की सहमति भी आवश्यक है, जिन्हें हम स्थायी सदस्य कहते हैं। सुरक्षा परिषद को, वो तो इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि सुरक्षा परिषद को E.P. चेज, जो प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने इसे एक तरीके से हार्ट ऑफ UNO कहा है। क्या कहा है? हार्ट ऑफ UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय। ऐसे ही सेग्रेडर ने इसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विद्युत घर कहा है, जहाँ से बिजली सप्लाई होती हो। यानी उसका जो जीवन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल जीवन जो है,
लाइफ जो है वो सुरक्षा परिषद है। कितना अहम है सुरक्षा परिषद, और फिर उसमें वे 5 स्थायी सदस्य कितने अहम अधिकार रखते हैं, जिनके पास वीटो का, निषेधाधिकार का अधिकार है।